एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी अपनी रनिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ना कि मुझे हल्का फीवर और थोड़ा सा जुकाम जैसे लग रहा है। तो जब आपको ऐसा होता है तो आपकी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पेन रहता है, दर्द रहता है। तो इसलिए आज मैं नहीं गई थी सुबह। नहीं गई थी क्या मतलब, मैं उठ ही नहीं पाई थी सुबह, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। अब देखिए, शायद मैं शाम को कर लूँगी या फिर नेक्स्ट डे करूँगी। और बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि क्या ज़रूरी है कि सुबह रनिंग करेंगे तभी हमारी रनिंग प्रिपेयर होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए, आप चाहे सुबह रनिंग करिए, चाहे दोपहर में, चाहे शाम में, जिस समय आपको मतलब कंफर्टेबल हो करने में। सुबह हम लोग इसलिए करना प्रेफर करते हैं क्योंकि सुबह थोड़ा माहौल भी सही रहता है, शांति रहती है। और ख़ासकर लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि सुबह मतलब उतना ज़्यादा, अगर आप रोड पे कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ आना जाना किसी का ज़्यादा नहीं रहता है, और ग्राउंड में कर रहे हैं तो भी आपको मौसम सही रहता है, तो आप ज़्यादा मतलब अच्छे से कर सकते हैं प्रिपेयर। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप चाहे सुबह करिए चाहे शाम करिए, जिस समय आपको आराम मिले उस समय, मतलब जिस समय आपको टाइम हो आप कर सकते हैं, उस समय आप कर लीजिए। और अगर ग्राउंड है और आपका स्टेमिना अच्छा बन रहा है तो आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे वहाँ पे जब फिज़िकल करवाते हैं तो वो कोई ये नहीं कि आपको सुबह ही करवाएंगे या फिर एकदम जब धूप नहीं रहेगी तभी, वो अपना करवाते रहते हैं। उसमें जैसे सुबह से स्टार्ट किए तो बच्चे सुबह वाले जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। दोपहर होते होते थोड़ा वैसे भी बॉडी जो होती है ना कि धूप हो जाती है तो उसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते। तो कुछ रीज़न कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर धूप में वहाँ रनिंग करवाए तो कुछ लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी बॉडी को आप यहीं से इतना प्रिपेयर करके जाइए कि आपको अगर दिन में भी करने का मतलब हो ना कि अगर थोड़ा सा हल्की धूप भी और आपको रनिंग करवाई जाए तो आप कर लें। खैर, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप चाहे धूप में करिए, चाहे शाम को करिए, चाहे जैसे भी करिए, आप कर सकते हैं उसमें। तो मैं भी अभी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा आने वाले दिनों में 1-2 दिन इधर उधर डिस्टर्ब हो सकता है। शायद 1-2 दिन मेरा डिस्टर्ब हो जाए और उसके बाद फिर आएंगे तो कंटिन्यू कर देंगे। और कल मैंने एक वीडियो डाला था आपकी, मतलब मेरा वीडियो डालने का पर्पज़ ये रहता है कि जो मेरे साथ मतलब जो मैं फ़ील कर रही है, जो मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो रनिंग को लेकर है, चाहे वो पढ़ाई में हुआ या फिर एग्ज़ाम में हुआ या पेपर पैटर्न पे जो भी मतलब हुआ, वो चीज़ थोड़ा सा डिस्कशन करना, आप लोग के सामने रखना। और कुछ आप लोग का कमेंट्स के थ्रू आप लोग भी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसी समस्या हुई या मेरे इतने स्कोर बन रहे हैं या मेरे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना कि जो आपको निगेटिव बोलते हैं, जो मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि भाई अगर आपको नहीं देखना है, वीडियो नहीं पसंद है तो आप वीडियो स्किप कर दीजिए। यूट्यूब पे कोई ऐसी ज़बरदस्ती तो किसी को दिखाते नहीं हैं हम कि चलो आप देखो मेरी वीडियोस, ऐसा होता नहीं है। आप अपनी चॉइस से आते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं, वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर निगेटिव बोल के भी चले जाते हैं। शायद आपको ऐसा नहीं समझ में आता होगा कि कैमरे के पीछे बैठे हुए व्यक्ति को आप कुछ भी बोल देंगे तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, भले ही हम लोग एक प्रत्यक्ष रूप में नहीं हैं, बट जैसे भी हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब फील होता है कि देखो लोग कैसे कमेंट्स लिख के चले जाते हैं। पता नहीं वो पूरी जानकारी उनको होती नहीं है या फिर वो आधा अधूरा समझ के और कुछ भी बोल के निकल जाते हैं या फिर थंबनेल देख के चले जाते हैं। तो इस तरह के 1-2% मतलब होते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कह लीजिए, या फिर कुछ ऐसे लोग, अजीब लोग होते हैं। खैर, उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 1 ही 2% है। बाकी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और वो खुद मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो इतने पॉजिटिव हैं कि वो आने वाली चीज़ों में वो अगर अपना परफॉर्म करेंगे तो वो उसमें 100% सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो इसमें तो और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप अगर 41,520 में अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आप फिर 49,000 वाले में क्यों नहीं दी थी, उसमें आपका क्यों नहीं हुआ था। और 1-2 कमेंट्स ऐसे थे, मैं कमेंट्स लगा नहीं पाई, नहीं मैं लगा देती। उन्होंने कहा था कि आप अभी जस्ट 12th पास हुई हैं और उसके बाद आपने पहला ये एग्ज़ाम दिया है, तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, वो मेरी और वीडियोस नहीं देखे हैं, वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि क्या मतलब रहा है पिछला जो भी रहा है। तो वो उनसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पीछे की वीडियोस देख लीजिए, फिर आप जब कंटिन्यू रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक ही वीडियोस में आप सब कुछ नहीं समझ सकते हैं।
और रही बात कि मैंने 41,520 में दिया था, फिर 49,568 में क्यों नहीं दिया था एग्ज़ाम, या फिर दिया था तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 41,520 में मैं तुरंत मतलब मेरा 12th हुआ था और फिर फॉर्म आया, मैंने फ़िल किया उसी ईयर, उसी साल आया फॉर्म, मैंने फ़िल किया। और उसके बाद फिर मैंने कोई बाहर से उसमें पढ़ाई नहीं की, ना मैंने कुछ तैयार किया। जितना मैंने 12th में पढ़ा था वो आर्ट्स का, चाहे वो हिंदी हो, जीएस हो, हिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी, मतलब ये सारी चीज़ें, और थोड़ा 8th 9th में भी जो बायो वगैरह ये सारी मतलब जो होता है ये बेसिक जो जानकारी, क्योंकि इस बार का पैटर्न भले ही टफ था, बाकी पिछले पैटर्न में आप देखेंगे तो बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का रहता है, बाकी बेसिक उसमें ज़्यादा रहता है जीएस में। तो इस बार क्या हुआ कि पैटर्न तो बिल्कुल चेंज था, बेसिक तो उसमें था ही नहीं कुछ। तो मैंने जब 12th किया था उसके बाद 41,520 की आई वैकेंसी और मैंने फॉर्म फिल किया, और मुझे खुद नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं फ़िज़िकल की प्रिपरेशन की ही नहीं थी। और इस तरह से कोई यूट्यूब की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी कि कोई सजेस्ट करे कि कितनी कट ऑफ जाएगी या फिर कितनी लिस्ट आएगी, ये सब कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से उसमें मैं आउट हो गई, जैसा कि आप सब लोग को पता है। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से आउट हो गई तो देखिए मैंने तैयारी तो नहीं की थी, बट आउट होने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मैं कितने बड़े मौके से बाहर हो गई हूँ। मतलब मेरे पास कितना अच्छा चांस था कि मैं 12th के बाद मेरी तुरंत जॉब लग जाती, मतलब मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया और मैं फ़िज़िकल में आके आउट हो गई। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बेकार और बहुत कहते हैं ना कि बहुत हर्ट करने वाली चीज़ हुई। तो फिर मैं 1-2 महीने तो मैं डेली घर पे हमेशा ही कहती थी, चाहे वो मेरी सिस्टर हो या किसी से भी, कि मैं क्यों नहीं दौड़ पाई। मैं चाहती तो मैं और दौड़ लेती या फिर मैं थोड़ा सा और मेहनत करती, बट पता है कि बिना प्रैक्टिस के आप ग्राउंड में नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी तो मैं ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करती। मेरा आउट होना वहाँ लाजमी था, ये लक होता कि मैं वहाँ पे पास हो जाती। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो 1 सेकेंड या फिर उससे भी कम पॉइंट्स में मतलब ऐसे वो आउट हो जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो सबके साथ ये था कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, और जिसने प्रैक्टिस की थी वो आप यकीन नहीं मानेंगे, एनसीसी की बहुत सारी लड़कियां थी जो 9 मिनट 10 मिनट में रेस क्वालिफाई कर ले रही थी, और कुछ वैसे जो प्रैक्टिस करके गई थी वो 12 मिनट में रेस क्वालिफाई कर ले रही थी, 11.5 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद 49,568 की वैकेंसी जब आई तो उस समय मैं एकदम मतलब मैं चिल कर गई थी कि अब मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसमें फॉर्म फिल किया और कुछ हेल्थ इशू हुआ, उसकी वजह से मैं उसमें मतलब फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी मैंने। ये एकदम सच है कि मैंने कोई उसमें स्टडी नहीं किया था, ना मेरे पास कोई स्टडी मटेरियल था, ना मेरा ये पर्पस था कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मैं एकदम जैसे होता नहीं कि खेलना खाना उस टाइप में हो गई कि फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया और उसमें कुछ हेल्थ इशू का, और फिर प्रिपरेशन भी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी उसमें, तो मैं उसको नहीं पास कर पाई। उसमें भी मेरे समथिंग ऐसे ही नंबर बन रहे थे 70 के आसपास, और उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था, जैसा कि आप लोग को पता होगा, या फिर मैं आपको बता दूं कि उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था, बहुत ही कम नॉर्मलाइजेशन मिला था। यहाँ तक कि 1-1, 2-2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया था उसमें। तो ये वजह थी कि मैंने उसमें मतलब मेरा चांस नहीं बना। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया और मैं टीचिंग करने लगी। जैसा कि आप सबको पता है या मुझे भी पता है कि जो गांव से जो लड़कियां होंगी उन्हें ये पता होगा, और बहुत सारी जो मेरी वीडियोस देख रही होंगी लड़कियां, मुझे पता है कि वो लोग कहीं ना कहीं टीचिंग कर रही होंगी, चाहे वो ट्यूशन दे रही होंगी या फिर कोई स्कूल होगा। तो मैं भी ऐसे एक स्कूल में मैंने ज्वाइन कर लिया था और मैं वहाँ पर पढ़ाने लगी। फिर वहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते मतलब मुझे ये हुआ कि मुझे थोड़ा मतलब टीचर बनना है। अब मेरा ये कॉन्सेप्ट हुआ कि चलो मुझे टीचर बनना है। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने में मैं थोड़ा सा घबराती थी, इसलिए कि मेरा मैथ वीक था और मेरा माइंड सेट ऐसा था कि वनडे एग्ज़ाम में मैथ पूछेगा और मैथ तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो मैं कैसे उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगी। इसलिए मैं एग्ज़ाम पे फोकस ही नहीं करती थी। तो ये मेरा यूपी पुलिस मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रिटन हुआ। उसके बाद मैंने आरपीएफ दिया, उसमें मेरा पॉइंट से मेरा नहीं हुआ। 2018 की बात है ये जिसमें मैंने आरपीएफ दिया। फिर जब उसमें नहीं हुआ तो फिर से मैं यही सोच रही कि मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करूँगी। मैं तैयारी करूँगी तो सीधा टीचिंग की करूँगी, जिसमें मैं मतलब मेरा ये है ना कि मैं लेंदी चीज़ें पढ़ सकती हूँ, मतलब चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये सारी चीज़ें पढ़ सकती हूँ। बट मुझे मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब मतलब मुझे नहीं
मुझे समझ में ही नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मैंने जब ये सब किया और उसके बाद फिर मैं टीचिंग करते करते फिर मेरा बीए कंप्लीट हो गया और मैंने एमए में एडमिशन लिया। तो मैंने ये सुना कि नई शिक्षा नीति आएगी तो एमए के बाद बीएड 1 साल का हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले चलो एमए कर लेते हैं फिर बीएड कर लेंगे। तो एमए मैंने अभी कंप्लीट किया, अभी जस्ट मेरा इसी ईयर एमए कंप्लीट हुआ है और इस बार मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया जिसमें मेरी रैंक आई है यूपी में 4000 और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला मुझे। और उसके बाद मैंने वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। उसके बाद अब फिर जब मैं ये सब तैयारी कर रही थी तो बीच में मैंने टीजीटी की भी प्रिपरेशन की। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि टीजीटी में आपका बीएड कंपलसरी है, लेकिन अगर आप प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल आर्ट से और संगीत से टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। आपका अगर 12th में है ये दोनों सब्जेक्ट तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने टीजीटी का फॉर्म फिल कर दिया और मैं उसकी प्रिपरेशन करने लगी। खैर अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और मे बी उसका एग्ज़ाम 2-3 महीने में हो जाएगा जहाँ तक खबर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं टीचिंग की प्रिपरेशन करूँगी। फिर मेरी बहन की मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी जॉब लगी, वो लेक्चरर हुई। उसके बाद मैं उनके साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गई आके। तो मैं यहीं पे अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन करती हूँ और बीच में ये सब जब चल रहा था तभी ये हुआ कि यूपी पुलिस की दोबारा से वैकेंसी आ रही है, ये 60,244 की। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी अभी एज है, मैं 1-2 महीने बाद अगर और वैकेंसी आती तो मैं ओवर एज हो जाती। तो मैंने कहा चलो अभी एज है इसको फिल कर देते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने ये फॉर्म फिल किया और दिसंबर से जब से इस एग्ज़ाम का फॉर्म आया है, फिल हुआ है, तब से लेकर मैंने फरवरी तक तैयारी की। और जब फरवरी में एग्ज़ाम हुआ तो मैंने 112 अटेम्प्ट किए उसमें। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गई कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं 1-1.5 महीने यानी 40 दिन में मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली। फिर उसके बाद जब वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो फिर से वही होता नहीं कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, आपको लगता है कि लाइफ में ये क्या भसड़ लगी हुई है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो तैयारी की है, जब मैंने 112 आए हैं तो तब तो मेरा चांस बन ही सकता है। फिर मैंने टीजीटी को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया क्योंकि उसका अभी एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ मैंने ब्रेक कर दिया। और साथ ही मैं बीएड का भी एंट्रेंस मेरा होने वाला था तो मैं उसमें भी लग गई और एमए भी मेरा चल रहा था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की और जून में, जैसे कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया हुआ। 9 जून को बीएड का एंट्रेंस था जिसमें मैंने दिया, तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज उसके लिए मैं एकदम सेफ़ हो गई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और उसके बाद फिर अगस्त में आपको पता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ। तो इसमें मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना, कि मैं इसमें बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाई जितना सोचा था। कि फरवरी वाले में सोचो मैंने 112 कर दिया, अब इसमें इतना, क्योंकि पेपर पैटर्न का भी अंदर था। तो ये सारा जो भी कुछ था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत निगेटिव चीज़ें निकालेंगे कि ये वो, तो देखिए आप निगेटिव नहीं, आप कोई भी चीज़ क्वेश्चन की तरह पूछा करिए कि ये नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उसका आपको अच्छे से रिप्लाई कर सकती हूँ। बाकी आप निगेटिविटी मत लाया करिए ना कि इसको आप थोप दे रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।